हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी अदर वीडियो की जरूरत नहीं होगी। जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे टॉपिक्स आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो कहा जाता है कि अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्मेड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा चीजें जिसमें आपको कोई नया चीजें देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन कहने का मतलब रिएक्ट कब होता है, कोई भी चीज कब किसी से रिएक्ट। जो केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, वो दो रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं और एक नया चीज इंडिविजुअल फॉर्मेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्मेड। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप दो चीजों को मिलाइए और एक नया इंडिविजुअल चीज आपको मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस। कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा था? हाइड्रोजन गैस को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्मेट होता है बेटा वाटर। क्या फॉर्मेट होता है? वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, एक नया प्रोडक्ट बन गया वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग जानते हैं सिंपल सा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप सभी को पता है कि मैथमेटिकल टूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन का कहने का मतलब होता है कि बेटा इक्वेशन मतलब होता है कि LHS भी होगा और RHS भी होगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में जो हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन, इसमें भी LHS होगा, इसमें भी RHS होगा। लेकिन यहां पे जितने भी आप केमिकल के बारे में पढ़ोगे, केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ोगे, कितने बड़े भी केमिकल नेम के बारे में पढ़ोगे, तो यहां पे जो रिप्रेजेंट होगा उसका सिंबल और फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा? सिंबल और फॉर्मूला। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच सिंबल किसका किसका यूज होगा बेटा? सिंबल एंड फॉर्मूला। यानी ऐसा रिएक्शन जो आप रिएक्ट करवाओगे, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, ठीक है, प्लस में आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो ये बन गया आपका वाटर। ये क्या बन गया? वाटर। अब इसको हम जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला होगा H, ठीक है, वो हम यूज करेंगे H2। और ऑक्सीजन का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो हम यूज करेंगे O2। और वाटर को जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? H2O। तो आप यहां पे देखिएगा, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और यहां पे ये क्या हुआ है यूज उसका यूज हुआ है सिंबल। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका क्या यूज हुआ है? सिंबल यूज हुआ है। और ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है वाटर का, वो क्या यूज हुआ है बेटा? फॉर्मूला। वाटर का क्या यूज हुआ है? फॉर्मूला। यानी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इतने बड़े अगर लिखने लगेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और केमिकल फॉर्मूला जो लिखा जाएगा बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो इसलिए उसका सिंपल सा यूज क्या होता है? सिंबॉलिक नंबर और फॉर्मूला यूज करके हम LHS और RHS में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वहां पे फॉर्मूला यूज करके हम क्या बनाते हैं? उसका केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, ये जो होता है, जो रिएक्ट करता है आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। केमिकल चेंजिंग होता है, तो केमिकल चेंजिंग में जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके न्यू फॉर्मेट होता है, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेट बनता है, तो उसमें ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये चेंजिंग देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएगा इसमें जो है वो क्या हुआ बेटा कि कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी वो चीजें रिएक्ट कर रहा है, उसमें केमिकल चेंजिंग हो रहा है। तो इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्ट्स। अब इसमें F से जो होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहने का मतलब
कोई नया चीज आपको फॉर्मेशन हुए दिखेगा। दूसरा ई से है बेटा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि मान लीजिए किसी चीज को आप हीट कर रहे हो तो उससे गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यानी अगर गैस रिलीज हो रहा है तो आप समझ जाइएगा इसमें केमिकल चेंजिंग हो रहा है। तीसरा हो रहा है बेटा कलर चेंजिंग, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजिंग हो रहा है तो आप समझ जाइएगा उसमें किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और तो और टेम्परेचर चेंजिंग, कई बार जब हम रिएक्ट करवाते हैं दो रिएक्टेंट्स को उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर चेंजिंग, और साथ में देखने को मिलता है हमें बेटा स्टेट चेंजिंग, यानी कभी सॉलिड में होता है तो वो लिक्विड बन जाता है, कभी लिक्विड से गैस बन जाता है। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम ऑफ द LHS एंड RHS, कि अगर LHS और RHS में कोई भी आपका एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स, उस एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो LHS में हो चाहे वो RHS में हो, उसका नंबर्स ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि 10th क्लास में या 9th क्लास में या छोटे बच्चों में भी आ जाता है क्वेश्चन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कि तो हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो बेटा हमें LHS और RHS के एलिमेंट्स के क्या करने होते हैं, नंबर्स ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और A और B जो है रिएक्ट करके क्या बन रहा है बेटा, AB बन रहा है। तो यहाँ पे जो है कि A का जो नंबर्स ऑफ एटम होगा, नंबर्स ऑफ एटम्स, और प्लस में B का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, दोनों को ऐड करने पे इक्वल होना चाहिए नंबर्स ऑफ एटम, किसका बेटा, किसका इक्वल होना चाहिए, AB का। यानी LHS में मान लीजिए लेट सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कि इसका एटम्स नंबर 234 है, तो इन दोनों को प्लस करने पे AB का जो है एटम्स नंबर 234 होना जरूरी है, फिर जाकर के ये आपका केमिकल इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई बैलेंस, आखिरकार हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को। बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चे के कि हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना आपका रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट का भी मास होगा, यानी नंबर्स ऑफ एटम्स जो होंगे वो LHS के इक्वल होंगे RHS के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने वेरिएंट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इन सारे टाइप को डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का आता है वो आता है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि मिलावट, यानी आप दो चीजों को कंबाइन कीजिए और उससे अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आपका कॉम्बिनेशन है, यानी दो चीजें आपस में मिल करके एक हो गया, दो चीजें मिलकर के आपस में क्या हो जाना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स। टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, A प्लस B प्लस C, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये अगर बनेगा ABC, ठीक है बेटा, यानी ये तीन आपके रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ABC तीनों आपस में क्या हो गया बेटा, मिल गया एक साथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखिए, लेकिन बनाएगा कितना बेटा, सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि A प्लस B प्लस C मिलकर के आपका AB प्लस C बना दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिएक्टेंट्स आपके कितने भी हो, अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, फिर आपका ये रिएक्शन कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए कि A प्लस B ये मिला क्या बना बेटा, AB, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट्स मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना। यहाँ पे PQR ये तीनों मिलकर के क्या बना बेटा,
एक्स, मान लीजिए कोई कंपाउंड बना, कोई एलिमेंट बना, लेकिन बना तो कितना, सिंगल बना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में हमारा है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयला, है ना, जब कोयले को हम बर्न करते हैं, ठीक है, कोल को बर्न करते हैं, तो ये रहता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। एस से होता है बेटा सॉलिड, ठीक है, जी से होता है गैस, ठीक है, और एल कहीं पे लिखा रहे तो वो समझ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एल यानी लिक्विड, ठीक है, याद रखना। तो जब हम कोल को बर्न करते हैं, तो बर्न करने के लिए हमें जरूरत होता है, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अगर बर्न होगा तो बर्न करने के लिए जरूरत पड़ेगा किसका बेटा, ऑक्सीजन का, है ना। तो हमारा ये जो कोल है वो बर्न हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जैसे ही हमने कोल को ऑक्सीजन में बर्न किया, एक गैस रिलीज हुआ सिंगल प्रोडक्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देखना, एक सिंगल ये हो गया, एक ये हो गया, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के एक कंबाइंड हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, तो वाटर बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के वाटर फॉर्मूला बनाता है ना। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला नेम है वो है क्विकलाइन। केमिकल नेम क्या है बेटा, क्विकलाइन, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, है ना, जो पेंट वेंट करने में यूज होता है ना। तो क्विकलाइन को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है आपका स्लेक लाइन, ठीक है, CaOH2, CaOH2। और ये जो स्लेक लाइन होता है, इसमें यानी हीट धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज, हीट क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। तो ये देखो आप दोनों प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट्स मिले और सिंगल प्रोडक्ट बना। तो कभी भी आपको अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पूछ दे किस टाइप का रिएक्शन है, तो अगर आपका दो रिएक्टेंट्स, तीन रिएक्टेंट्स मिला करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक और हमारे पास एग्जांपल है, यहां पे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्लास 10 की केमिकल मतलब केमिस्ट्री का जितना भी आपका एक्टिविटी है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज आपको सारे करने हैं, वो भी एनसीईआरटी के अंदर से। एनसीईआरटी का सारा एक्टिविटी आपको करना ही करना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यूज भी बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 अभी हम देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बर्नर की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, ऑक्सीजन में प्रेजेंस होने के कारण, कि अगर ऑक्सीजन में रहता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वो MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जो लेयर होता है ना, वो बर्न होने नहीं दिया जाता है, इसलिए हम उसको क्लीन जब करते हैं तो ऑक्साइड का लेयर हट जाता है और सिर्फ बच जाता है मैग्नीशियम, और फिर ये बर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस इसके की क्या है, कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया गया तो ये बना MgO, क्या बना, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में ये रिलीज क्या किया, हीट। अच्छा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा ना, वो व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का। अब यहां देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम बर्न विथ डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, ये किस फ्लेम के साथ हीट कर रहेगा बेटा, ये बर्न करेगा दार्जिलिंग व्हाइट कलर के साथ, याद रखो। दूसरा क्या है कि ये व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, ठीक है, वॉच ग्लास, इसमें आप जो ग्लास में देखोगे यहाँ पे जो बचेगा ना, यहाँ पे जो बर्न होकर के बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, MgO, क्या बचेगा, MgO। और ये हीट रिलीज करता है, हीट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और इसमें हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर जो होता है वो बेटा इंक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देख सकते हो दो चीजें मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ये कौन सा बेटा, कॉम्बिनेशन। और साथ ही में ये जब हीट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक और एक्टिविटी जो है हमारा 1.4 है आपके एनसीईआरटी का, यहां पे दे रखा है CaO,
ठीक है। अभी अभी हमने बताया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH2, यानी स्लेट लाइम बनाता है। क्या बनाता है ना? स्लेट लाइम बनाता है। और साथ में रिलीज क्या करता है? हीट रिलीज करता है। हीट क्या करता है? रिलीज करता है। इंपोर्टेंस इसके की पॉइंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपका वाटर, इसमें वाटर है और वाटर में हमने क्या मिक्स कर दिया अपना? वाटर में हमने CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स किया। तो ये धीरे 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 बिकर जो है ये हीट होने लगेगा। ये क्या होने लगेगा? हीट। राइज टू टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर जो है इसका वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये वेट होते जाएगा, मतलब जितना आप डालोगे तो थोड़ी देर के बाद इसका जो है वो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, यहां पे दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि अगर हीट इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। यानी अगर इन्वॉल्व है, किसी चीज को बर्न करने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। तो यहां पे हीट क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो इसको किस टाइप का रिएक्शन बताएंगे बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्विक लाइम के साथ होता है तो रिएक्ट विथ विगोरसली यूज होता है विथ वाटर के साथ। अब वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब इसमें ना वाटर धीरे धीरे मिक्स किया जाता है। किसमें बेटा? तो क्विक लाइम में। इसमें क्विक लाइम में वाटर धीरे धीरे मिक्स किया जाता है क्योंकि ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो चीजें मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये याद रखना। सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो आता है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन अभी अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि दो रिएक्टेंट से आपस में मिले और सिंगल प्रोडक्ट बना। अब यही सिंगल प्रोडक्ट जो है ना, यानी सिंगल रिएक्टेंट्स आपका क्या होगा? टूट करके बिखर जाएगा। टूट करके क्या होगा? बिखर जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वो डिकम्पोज होगा। एक सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होगा टू प्रोडक्ट में। वहां पे क्या होता था? दो आपका रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनता था। अब यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट्स दो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यहां पे याद रखना। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन यानी जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा है ना, वन रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कितना रहेगा? सिंगल रहेगा, एक ही। पहले हमारा जो उसमें कॉम्बिनेशन में था वो सिंगल प्रोडक्ट था, लेकिन यहां पे अब क्या है बेटा? वन रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स कितना रहेगा? सिंगल। ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर। अब ये चाहे ना तो प्रोडक्ट दो भी बना सकता है, तीन भी बना सकता है, चार भी बना सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे है आपका ए बी। ये क्या है बेटा? ए बी। एक सिंगल क्या है? रिएक्टेंट्स है। और ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें? ए प्लस बी में। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी सी है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। एक सिंगल जो है रिएक्टेंट्स वो ब्रेक डाउन हो गया थ्री प्रोडक्ट्स में, तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज होना, टूट जाना, है ना। तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ ना टाइप्स होते हैं। ठीक है, याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या यूजेस होता है। यहां पे देखा कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल रिएक्शन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एंड तीसरे में अगर, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे अगर लाइट इन्वॉल्व होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन है, आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है ये। यहां पे है आपका लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसका केमिकल नेम अगर मैं बताऊं तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, याद रखना। CaCO3 का नेम क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइमस्टोन। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो आप जब हीट करोगे ना कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये ब्रेक डाउन होता है CaO और CO2 में, यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट्स था और प्रोडक्ट कितना बन गया, 2 प्रोडक्ट्स बन गया, 2 प्रोडक्ट। यानी किस टाइप का रिएक्शन हो गया बेटा, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन में भी देखा था इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन, थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अब ये देख लेते हैं कि ये किस टाइप का है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हीट जो है बेटा इन्वॉल्व हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। एक्स का नाम क्या हो, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, जबकि गैस रिलीज हो रहा है क्या बेटा, CO2। तो क्या बन रहा है, क्विक लाइम बन रहा है। क्या बन रहा है, क्विक लाइम। ए नंबर ऑप्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही अभी हम सब टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा क्या बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग थर्मोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोलाइसिस। अब थर्मोलाइसिस में देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन देखेंगे कि ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के कारण से ब्रेक डाउन हो, जो किसके कारण से हो, हीट के कारण से ब्रेक डाउन हो, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां पे देखिए FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। क्या है बेटा, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड। और एक गैस बना रहा है CO2 एंड CO3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन हो रहा है 3 प्रोडक्ट्स में, 3 प्रोडक्ट्स में, यानी ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे देखिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका ना फेरिक सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फेरिक सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब आप उसको हीट करोगे ना, पहले ड्राई करोगे तो वो व्हाइट कलर हो जाएगा, फिर अगर आप हीट करोगे तो वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा बेटा, ब्राउन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। और गैस जो रिलीज करेगा वो क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करेगा। और जबकि हीट इन्वॉल्व है तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन, और हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यह है PbNO3। ये क्या है बेटा, PbNO3 लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड यानी PbO और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका गैस रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसमें सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन हो रहा है 3 प्रोडक्ट में। तो ये जो है बेटा क्रैकिंग साउंड, ये जो गैस रिलीज होता है ना जब इसको हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो वहां पे जो साउंड आता है वो कैसा साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड। और ये ब्राउन फ्लेम के साथ जो होता है वो क्या रिलीज करता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसका स्मेल बहुत ज्यादा इरिटेशन करने वाला होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला होता है, वो स्मेल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और ये येलो साइड रिलीज होता है, ठीक है। सॉलिड जो होता है वो किस तरह से रिलीज होता है, येलो टाइप में। PbO यानी लेड ऑक्साइड रिलीज होता है, और नाइट्रोजन गैस आपका रिलीज होता है, ये याद रखना। ये भी किस टाइप का रिएक्शन है बेटा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, कि जब सिंगल प्रोडक्ट है और उसमें करंट पास आउट करवा करके, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा करके उस एक रिएक्टेंट्स को आप 2 भागों में या 2 से अधिक पार्ट में अगर आप ब्रेक डाउन कर देते हो, तोड़ देते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है आपका वाटर का फॉर्मूला, ठीक है।
और आप सभी को पता है कि वाटर एक सिंगल फॉर्मूला है अभी, तो यानी वाटर एक सिंगल रिएक्टेंट्स है। लेकिन आपको पता है कि वाटर में मिक्स होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाइएगा तो ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाता है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, यानी सिंगल रिएक्टेंट्स को आपने दो प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। 2024 और 25 में इससे क्वेश्चन बना है बेटा, इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। वो बना है एनोड और कैथोड के ऊपर। तो सबसे पहले हमने समझिए, देखिए ये एक बीकर है और बीकर में जो है एक सेल ऐड किया गया है और इसमें दो पॉइंट ऐड किए गए, एक को बोलते हैं बेटा एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। तो ये जो है बेटा आपका एनोड है और ये जो है बेटा ये कैथोड है। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस पास आउट करवाते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा बबल्स इसमें ऑक्सीजन में रिलीज होता है, सबसे ज्यादा बबल्स ऑक्सीजन में रिलीज होता है। तो यहां पे एनोड के ऊपर जो हर हमेशा गैस रहता है, यानी जो गैस आपको एनोड के ऊपर दिखेगा ना प्लस के ऊपर, वो होता है ऑक्सीजन, और कैथोड के ऊपर जो दिखेगा वो जो गैस होता है बेटा हाइड्रोजन। तो आप याद रख लेना कि एक्स पूछ दिया कि गैस का नाम जो एनोड के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर हमेशा एनोड, और कैथोड के ऊपर क्या बेटा? हाइड्रोजन। ये याद रखना। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमारा क्या है बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, यानी डिकम्पोजिशन का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का तो मतलब है कि डिकम्पोज होगा, वो टूटेगा, लेकिन फोटो का मतलब होगा कि ऐसा रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन इन्वॉल्व सनलाइट, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कौन इन्वॉल्व हो बेटा? सनलाइट इन्वॉल्व हो। कौन इन्वॉल्व हो? सनलाइट इन्वॉल्व हो। तो आप यहां पे गौर से देखना, ये है आपका AgCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। जब सिल्वर क्लोराइड का कोई भी डिश हो, उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ेगा सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, तो सिल्वर आपका अलग ब्रेक डाउन होगा, क्लोराइड आपका अलग ब्रेक डाउन होगा। सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग। तो जब आपका सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, तो सिल्वर जो हो जाएगा वो आपका ग्रे कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चाइना डिश है, ठीक है, ये किस चीज का बना है बेटा? सिल्वर क्लोराइड का। ये किसका बना हुआ है? सिल्वर क्लोराइड का ये डिश बना हुआ है। और जैसे इस पे सनलाइट आया तो सिल्वर का कलर जो है वो ग्रे हो गया, सिल्वर अलग हो गया, और क्लोराइड, ये जो पाउडर दिख रहा है वो क्लोराइड का पाउडर अलग हो गया, यानी क्लोराइड का जो पाउडर होता है वो अलग फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag अलग हो गया, ब्रोमाइड अलग हो गया, ठीक है। कह रहा है कि दिस why AgCl and AgBr are kept in black color of the bottles of the प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑफ सनलाइट। यानी हमें क्या करना चाहिए बेटा? कि सिल्वर क्लोराइड का जो भी चीजें हो या सिल्वर ब्रोमाइड का कोई भी डिश हो, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए सनलाइट से, क्योंकि अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्लोराइड और ब्रोमाइड को अलग कर देगा और सिल्वर को अलग कर। केमिकल रिएक्शन के थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हम लोग डिकम्पोजिशन के तीनों पार्ट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर हम इसको जाने कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देना। आपने देखा होगा कि गांव मोहल्ले में या आप अपने आस पड़ोस में या आप अपने घर में, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ना, ठीक है, उसकी ज्यादा चलती है। तो यहां पे भी सेम चीजें हैं। यहां पे भी जो कमजोर व्यक्ति होगा ना, जो
मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो पोजीशन पे आएगा, उसको जो पावरफुल वाला जो होगा केमिकल वो डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, याद रखना। तो यहां पे देखिए कि कह रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफ द कंपाउंड्स, यानी उसके कंपाउंड से क्या कर देगा? लेस वाले को रिप्लेस कर देगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये ए है और ये आपका बी और सी है। अब यहां पे ये बन गया ए सी प्लस बी। ध्यान से देखना कि मान लीजिए ए एक लड़का है, एक बॉय है, ठीक है, रिच बॉय, इसको बोलेंगे रिच बॉय, ठीक है। और बी और सी जो है ना, बी एक बॉय है और साथ में सी जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। सी जो है वो क्या है? गर्लफ्रेंड। जैसे ही ये बातें, ये दोनों अभी एक रिच बॉय है और ये बॉय और गर्ल्स जो है ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड मान लो या गर्लफ्रेंड मान लो, जो भी मान लो, ये है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, मतलब सीरियस मत हो जाना, ठीक है, क्लास में मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। अब यहां पे जैसे इस लड़की को पता चला कि ए जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अमीर है, तो इसने क्या किया? बी से ब्रेकअप किया और ए के पास आ गया। तो यहां पे ए सी अब क्या बन गया? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और बी बेचारा को ब्रेकअप हो गया। बी का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। यानी ज्यादा पैसे वाले ने क्या किया? इसको डिस्प्लेस करके अपने जगह पे कर लिया, है ना। तो यहां पे जो सी है ना वो डिस्प्लेस होकर के किसके पास आ गया? ए के पास, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट, ठीक है, रिएक्शन। अब यहां पे क्या होगा कि अगर हम बात कर लेंगे Mg का और Cu का, तो भैया अगर Mg के साथ कोई, Cu के साथ कोई है, मान लीजिए A है, वो तुरंत भाग करके किसके पास आ जाएगा? Mg के पास। अगर मान लीजिए K है और Fe है, तो Fe के पास कोई जो होगा तो वो किसके पास आ जाएगा? K के पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं ZnCl प्लस में हम लेते हैं Na, तो आप मुझे बताइए कि हु इज पावरफुल? अभी Zn के पास Cl तो है, लेकिन पावरफुल कौन है? Na अकेला है, टॉप पे है, Na अकेला टॉप पे है। आपका Zn जो है वो नीचे है, Zn कहाँ है? नीचे है। तो अब मुझे बताइए कि ये Cl किसके साथ चले आएगी? Na के साथ। तो ये बन जाएगा NaCl और बच जाएगा बेचारा कौन? Zn अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि Zn जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में Na से नीचे है, ठीक है, ये याद रखना। ऊपर का जो है वो टॉप मोस्ट है, ठीक है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, ये बीच का मिड रिएक्टिव है और सबसे नीचे जो है वो लो रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का ट्रिक मैं आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख करके याद करें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि Fe एटा और यहाँ पे है CuSO4। सेम एग्जाम्पल है कि Fe जो है वो क्या है बेटा? प्लस है CuSO4। तो यहाँ पे देखिए कि अभी आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में Fe, ध्यान से देखना, Fe और Cu, तो आपने देखा था कि Fe जो है ना वो पावरफुल है, Fe जो है वो क्या है? पावरफुल है, और Cu जो है वो उससे कम पावरफुल है, Cu उससे कम पावरफुल है ना, Cu कम पावरफुल है, याद रखना। तो अब यहां पे क्या होगा? तो इसका जो आपका जो तो यहां पे SO4 जो होगा वो किसके साथ चला आएगा बेटा? वो चला आएगा Fe के साथ। तो यानी ये बन जाएगा आपका FeSO4 और Cu को क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा। Cu को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यानी आपका जो Fe था वो ब्लू कलर का था, CuSO4 भी ब्लू कलर का था, तो ये FeSO4 जो बना वो ग्रीन लाइट बनेगा और कॉपर जो रह जाएगा बेटा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इनमें क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेस हो गया। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे देखना, इस रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है आपका, ये आपका जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये क्या बेटा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4, CuSO4। अब यहाँ पे प्लस, ये क्या बेटा? आयरन नेल है यानी Fe है, ठीक है, Fe है। अब ये डिस्प्लेस हो गया, तो यहां पे आप देखोगे तो इसका जो कलर हो गया वो चेंज हो गया, है ना। और यहां पे पहले ये था बिफोर और ये हो गया बेटा आफ्टर।
तो आफ्टर जो है कॉपर का कलर कैसा हो गया बेटा, ब्राउन हो गया। और यहाँ पे जो ये कलर है ये लाइट ग्रीन हो गया। पहले कलर कैसा था बेटा, बिफोर ये कलर था ब्लू, जब केमिकल चेंजिंग हुआ तो ये हो गया लाइट ब्लू। ये क्या हो गया, लाइट ब्लू। और कॉपर जो था बेटा, Fe जो था वो, सॉरी Fe जो था वो क्या था बेटा, वो आपका व्हाइट था, जो अब क्या हो गया, कॉपर आपका ब्राउन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे देखिएगा ZnH2SO4, ZnH2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक आपका जो है, यहां पे देखिए कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ठीक है, इसके अंदर, क्रॉक के अंदर जो है हमने डाला है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में यानी H2SO4 में हमने धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स मिलाए, किसके, जिंक। छोटे पार्टिकल्स किसके मिलाए, जिंक। तो जैसे ही आप ड्यूल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में Zn को डालिएगा तो यहां पे जो आपका बनेगा ये ZnSO4, ZnSO4, और साथ में जो रिलीज होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये याद रखना, ठीक है। और वो हाइड्रोजन गैस जो होगा वो ऑब्जर्वेशन में भी हम लोग देख लेते हैं। H2 गैस कलरलेस, ठीक है, ये आपका ऑर्डरलेस, ठीक है, बर्न विथ पॉप साउंड। और ये जो बर्न होता है, आइडेंटिफाई जो करते हैं कि ये कौन सा गैस है, कि पॉप साउंड में हर हमेशा जो होता है, पॉप साउंड में जो होता है वो क्या होता है, वो बर्न होता है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड में बर्न होता है ना। और इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, ये याद रखना। इसमें यही था इंपॉर्टेंट कि जब Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पे आता है वो आता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, ठीक है, वो हमारा उस तरह से, उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और यहां पे हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहां पे होगा एक्सचेंजिंग ऑफ आयन, एक्सचेंजिंग ऑफ आयन, यानी मैं अपना आयन किसी और को दे दूंगा और किसी और का आयन मैं ले लूंगा, यानी एक दूसरे से इंटरनल चेंजिंग जो होगा, एक दूसरे की हेल्प करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे देखना कि ए बी है और यहां पे सी डी है, तो यहां पे बी जो है वो ए का क्या है बेटा, आयंस है, ठीक है, ए का आयंस। और सी डी में जो है सी का आयन जो है वो बेटा डी है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ए बोलेगा भैया तुम अपना आयंस ना मुझे दे दो। तो ए जब बोलेगा कि आप अपना आयंस मुझे दे दो, तो ये अपना आयंस कौन सा देगा बेटा, डी वाला, तो ये बन जाएगा डी। अब जब बोलेगा कि मैंने अपना आयंस तो दे दिया, तो ये बोलेगा आप भी मुझे आयंस दो, क्योंकि मैं क्या करता हूं बेटा, शेयर करता हूं, लॉस या गेन नहीं करता हूं, लॉस या गेन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ शेयर करता हूं। मैं क्या करता हूं, सिर्फ शेयर करता हूं। तो ये क्या करेगा बेटा, अपना सी जो है वो इसको बी को दे देगा, है ना। तो एडी और सी बी जो है ये बन जाएगा यहां पे एडी प्लस बी सी, यानी एक्सचेंजेस ऑफ आयंस, एक्सचेंजेस ऑफ आयन। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे दिया गया है Na2SO4, यानी SO4 जो है वो क्या है बेटा, आयन से। BaCl में जो है Cl2 क्या है बेटा, वो आयन से। तो Na2 किसके साथ आ जाएगा बेटा, Ba के साथ। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे देखिए Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो NaCl। और साथ में जो है आपका SO4 किसके साथ आ जाएगा, Ba के साथ, यानी BaSO4, ठीक है, BaSO4 और NaCl, यानी एक्सचेंजेस ऑफ आयन। Na2SO4 BaCl2 अभी हमने देखा, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि व्हाइट इन सॉल्व सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्मेट, कि जब Na2SO4 को मिलाते हैं BaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के साथ मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो BaSO4 रिलीज होता है, ठीक है, यानी बेरियम सल्फाइड, ठीक है, ठीक है,
ये BaSO4 रिलीज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये याद रखना। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है इसको देख लीजिए कि व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब दो ऐसे सॉल्यूशन हो जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में हो। एक्वस सॉल्यूशन सॉल्व रिएक्ट विथ सेमी सॉल्व, ठीक है, या इनसॉल्व सॉल्ट, इनसॉल्व सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, या सेमी सॉल्व यानी थोड़ा बहुत घुल पाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी पूरे तरीके से ना घुलना, पूरे तरीके से ना घुलना, तो ये होता है बेटा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जब दोनों को मिलाते हैं तो ये पूरे तरीके से एक दूसरे से घुल नहीं पाता है, हल्का घुलता है, सेमी आधा घुलता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हम करवा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, यानी लेड नाइट्रेट PbNO3 रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki के साथ। अब इसका भी कलरलेस होता है और इसका भी कलरलेस होता है। जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है बेटा, एक्सचेंजेस ऑफ आयन करता है। ये क्या करता है, एक्सचेंजेस ऑफ आयन, यानी Pb आएगा I के साथ, यानी Pb और I2 बनेगा, और साथ में जो बनेगा आपका ये जो है NO3 वो आ जाएगा KNO3, ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफ आयन। तो PbI2 जो हो जाएगा ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये इंसॉल्व होगा इन वाटर में। वाटर में क्या होगा, इंसॉल्व होगा, और साथ में बनाएगा KNO3, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। यानी हीट इन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट होगा, जिसमें क्या है, हीट रिलीज होगा। तो यहां पे देखिए कि A प्लस B, जब A B एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक प्रोडक्ट बना रहा है C, और साथ में रिलीज कर रहा है हीट। तो हमने पहले ही कहा था इन्वॉल्व होगा एंडो, रिलीज होगा एक्सोथर्मिक, तो वही है ये बेटा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसको कि रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होगा, यानी प्रोडक्ट भी बन रहा होगा और उसके साथ साथ क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस चीजों को, कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हो तो ये ग्लूकोज या ब्रेकडाउन होता है, ये डाइजेस्ट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, जब हम एग्जाम्पल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी मान लीजिए राइस खाते हैं तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेटो खाते हैं इसमें भी होता है, ब्रेड खाते हैं जिसमें भी होता है, तो ये जब ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज के फॉर्म के साथ साथ ये एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, C6H12O6, C6H12O6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और ये बनाएगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और प्लस में एनर्जी, वाटर प्लस में एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ और भी देख लेते एग्जांपल, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, जो हमारे घर में जनरली यूज होता है, जिसको हम लोग गैस चूल्हे में यूज करते हैं, नेचुरल गैस, मीथेन जिसको बोलते हो, CH4, ठीक है, मीथेन, मीथेन, ठीक है, याद रखना CH4 क्या है, मीथेन है। जब मीथेन को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और साथ में आपका कुछ वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है, और साथ में आपका हीट रिलीज होगी। जब भी आपको पता चले कि हीट रिलीज हो रहा है यानी एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन वेजिटेबल इनटू कंपोज, कि जब डिकम्पोज होता है ये भी आ जाएगा। 4 में आपका क्या, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हीट रिलीज हो रहा है। यानी ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा, एक्सोथर्मिक के। अगर आपको कहीं पे लिखने आए कि गिव द 2 एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, तो जितने में हीट रिलीज हो रहा है वो सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट है बेटा क्विक लाइम, ठीक है, जब क्विक लाइम को हम वाटर के साथ मिला रहे थे तो स्लेक लाइम बन रहा था, और साथ में क्या रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। क्विक लाइम विथ वाटर, तो इसका भी रिएक्शन जो है बेटा वो भी हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो हीट रिलीज कर रहा है, तो ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए एंडोथर्मिक क्या होता है।
अभी अभी आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक, भैया हीट रिलीज हो रहा है, समझ जाइए एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के भी कुछ एग्जांपल को देख लेते, देखिए तो अगर रिएक्टेंट्स ये है और यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में कोई काम हो रहा है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है। उसमें हमने देखा कि उसमें जो हीट था वो रिलीज था, लेकिन इसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो भी रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? हीट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ए ब्रेक डाउन हो रहा है बी और सी में, लेकिन किसकी हेल्प से बेटा? हीट की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है FeSO4, इसको जब हीट कर रहे हैं तो FeO और प्लस में SO3 यानी प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। CaCO3 इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो CaO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी इसमें भी हीट है। PbNO3 को जब हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रहा है, यानी इसमें भी हीट इन्वॉल्व है। AgCl को जब हीट कर रहे हैं तो ये Ag और क्लोराइड अलग हो रहा है, इसमें भी हीट है, इसमें भी हीट है, AgBr में भी हीट। H2O को जब हीट करते हैं तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग होता है, ठीक है। तो ये जितने आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा? एंडोथर्मिक। वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन इफ अ केमिकल ए, ठीक है, और रिडक्शन इफ अ केमिकल बी, ठीक है। यहां पे देखिएगा, यानी इसमें क्या होगा बेटा कि गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा? वो गेन होगा, प्लस होगा ऑक्सीजन, ठीक है। लॉस होगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हमेशा लॉस होगा। इट इज अ कॉल्ड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ए, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए। ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, यानी ए जो है वो बी को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। अब बी के लिए क्या है? इसमें क्या होगा? गेन क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा? गेन होगा। लॉस कौन होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ बी। ये क्या करेगा? रिडक्शन ऑफ बी, यानी बी इज सेड टू बी रिड्यूस बाय बी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको समझा दे तो एक मिनट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा। रिडक्शन में जो है इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन लॉस होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर देखिए Cu है कॉपर, ठीक है। अब कॉपर में क्या ऐड हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जैसे ही ऐड होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही Cu और ऑक्सीजन को मिलाया तो ये बन भी क्या है बेटा? CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन में देखिए कि रेडिश ब्राउन कॉपर मिल्क चेंजिंग टू ब्लैक कलर, कि पहले जो था कॉपर वो कैसा था बेटा? रेड कलर का। जैसे ही आपने उसको हीट किया ऑक्सीजन में तो वो किस कलर का हो गया? कॉपर। कॉपर का कोई भी बर्तन हो आप करके हीट देख लेना, वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक हो जाएगा। और साथ में जो है अब यहाँ पे इफ H2 इज पास्ड ओवर CuO, अब यानी अगर आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास आउट करवाओगे, ठीक है, तो ब्लैक कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ब्राउन। यानी कहने का साफ मतलब है कि आपने सबसे पहले क्या किया? कॉपर को हीट किया तो ये बन गया CuO और ये हो गया ब्लैक। अब इसी ब्लैक में अगर आप एक काम करोगे, हाइड्रोजन रिलीज करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे, तो ये जो बनेगा आपका CuO, तो ये बनेगा आपका कैसा कलर बेटा? ये बन जाएगा आपका ब्राउन कलर, ठीक है। यानी पहले जो आपका कॉपर था वो था रेडिश, रेड था। उसके बाद जैसे ही आपने उसमें ऑक्सीजन मिला दिया, बर्न कर दिया, वो हो गया ब्लैक। अब जैसे ही ब्लैक में आप जो है हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो हो जाएगा आपका ब्राउन। क्या हो जाएगा? ब्राउन। यहाँ पे देख लीजिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जो किस कलर का? ब्लैक कलर का। इसमें हमने क्या मिला दिया? हाइड्रोजन गैस। अब जब इसको हीट किया तो Cu बन गया कॉपर और फिर से क्या बन गया? H2O यानी वाटर बन गया। और ये जो Cu जो था
पहले किस कलर में था, रेडिश कलर में, और फिर से ये किस कलर में आ गया बेटा, ब्राउन रेडिश कलर। कोरोजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोजन क्या है कि व्हेन अ मेटल इज attacked by substance around it such as moisturize, water vapor and oxygen, acid etc., it is the said to corrode and this process is called corrosion. corrode मतलब होता है बेटा जंग लगना, ठीक है। और जब कोरोजन होता है यानी वो होता है प्रोसेस, यानी जंग लगने की प्रक्रिया। तो ये जो कोरोड होता है ना बेटा, जंग लगना, ये डायरेक्ट नहीं होता है, सडन नहीं होता है। इसका जो प्रोसेस होता है ना वो स्लोली स्लोली होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मान लीजिए ये पेन, ये आयरन का कोई मान लीजिए एक सब्सटेंस, इसको जब हम खुली हवा में छोड़ेंगे या पानी में छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे ना कोरोड हो जाएगा या जंग लग जाएगा। तो जब इसको हम देखेंगे इसके ऊपर जंग लग गया है तो हम इसको बोलेंगे ये कोरोड हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। अगर अब जब धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हुआ है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया ना, कोरोजन हो गया। ये क्या हो गया, कोरोजन, या ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये आयरन है, ठीक है। अब आयरन को अगर आप ऑक्सीजन में छोड़ दीजिएगा खुली हवा में, है ना, तो आपने देखा होगा कि जितने भी गेट दरवाजे लगते हैं, विंडो लगती है, तो वो अगर आयरन का होता है ना तो लोग क्या करते हैं उसके ऊपर पेंट करवा, भैया पेंट करवा दो, नहीं तो ये आयरन लोहे खराब हो जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ अगर उसमें वाटर और मिल गया तो ये धीरे 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 इसमें क्या लग जाता है बेटा, जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो यानी आयरन जो होता है वो रिएक्ट, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, है ना, कोई भी नहीं, मतलब कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने आप को क्या कर लेता है, कोरोज कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। हाइड्रोडेट जो है, हाइड्रोडेटेड हो जाता है ना तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर ना आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर ना ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है। ऑक्साइड का क्या आप देखते हो, ऑक्साइड का क्या आ जाता है, लेयर आ जाता है, और ये बन जाता है आयरन, यानी FeO। क्या बन जाता है बेटा, आयरन क्या बन जाता है, FeO, यानी फेरस ऑक्साइड। कह रहा है कि ट्रांसमिशिंग ऑफ कॉपर, ट्रांसमिशिंग ऑफ कॉपर, यानी ये है आपका कॉपर। कॉपर जो होगा ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। कॉपर जो है वो आपका वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। कॉपर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। तो कॉपर जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट। कैसा बनाएगा बेटा, कॉपर कार्बोनेट। तो आप ध्यान से देखना कि ये जो है फिगर जो है इसमें ये 1886 के टाइम में तभी का जो था वो ऐसा हो गया, इस टाइप का। अब उस पे क्या हुआ कि अब जो है 2023 का तस्वीर है, कितना क्लीन हो गया, ऐसा लग रहा था इसके ऊपर ना पूरे तरह से रस्ट हो गया हो, पूरे तरीके से क्या हो गया हो, ये रस्ट हो गया है ना। इस मूर्ति के ऊपर, इस स्टेच्यू में क्या हुआ बेटा, पूरे तरीके से रस्ट हो गया, पूरे तरीके से इस स्टेच्यू में क्या हो गया, रस्ट हो गया। और यहाँ पे अब इस देखो इस स्टेच्यू को ध्यान से, तो ये पूरे तरीके से क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन ऑफ सिल्वर, ट्रांसमिशन ऑफ सिल्वर कहने का मतलब क्या होता है कि पहले देखिए ये किस तरह से था, अब क्या हुआ। तो बेसिक बात क्या होता है कि सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और आपका H2S के सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड। कोरोजन इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। कोरोजन जो एग्जांपल है वो किसका बेटा, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। क्योंकि तीसरे चैप्टर में जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसमें भी कोरोजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जान लो कोरोजन जो होता है एक प्रोसेस होता है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इससे प्रिवेंट के लिए, बचाव के लिए पेंटिंग करते हैं, ग्लेमिनेशंस करते हैं, है ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, रेंसिडिटी मतलब ये भी एक तरह से प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि भोजन सड़ने गलने का चीज होता है रेंसिडिटी, है ना, ठीक है, फूड का खराब होना। टेस्ट
or smell. The taste or smell of food material containing fat oil changes when it's left exposed to air of long time. आप देखोगे ना, किसी भी चीज को खुली खाने वाले चीजों को हो गया, खुली हवा में छोड़ दोगे ना, या कोई पैकेट ओपन है, मतलब उसको आपने ओपन करके ऐसे ही खुली छोड़ दिया, तो वो 2-3 दिन में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एयर से एक्सपोज हो जाता है। एयर से क्या हो जाता है, एक्सपोज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैट ऑयल प्रेजेंट ऑफ फूड मटेरियल्स केस ऑफ रेंसिडिटी, यानी भोजन के खराब होने का प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके प्रिवेंट के लिए जो हम इसको करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। इसका यूज क्या करते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। साथ में हम एयर थिंग्स कंटेनर का यूज करते हैं, जिसमें कि आपका एयर पूरी तरह से नहीं जा सके। और साथ में बैग ऑफ चिप्स आप देखोगे ना, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। और ये जो एक्सपायरी डेट होता है उस टाइम तक ये खराब नहीं होता है। तो 3 चीजें कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं, यानी कुछ केमिकल मिला करके इसको क्या बना देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बना देते हैं कि ऑक्सीजन से ये रिएक्ट ही ना करे। ठीक है, यानी एंटी यानी दुश्मन बना देते हैं, ऑक्सीजन का क्या बना देते हैं, दुश्मन बना देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एयर टाइट कंटेनर ला करके रख दो कि ये इस तरह का कंटेनर बेस होता है जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं हो पाता है ना, एयर जा नहीं पाता है, तो इससे भी सेफ रहेगा। और तीसरा जो होता है वो क्या करना जाता है बेटा, कि जो पैकेट क्लोज होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन गैस भरा फिल किया जाता है। और इन्वायरमेंटल में जो चेंजिंग होता है बेटा वो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है केमिकल चेंजिंग और एक होता है फिजिकल चेंजिंग। अभी हम लोग बात कर रहे थे केमिकल चेंजिंग के बारे में। तो अ केमिकल चेंजिंग रिएक्शन ऑफ हैपेंड, अ केमिकल चेंजिंग रिएक्शन हैपेंड, जैसे कि शेप में चेंजिंग, साइज में चेंजिंग, कलर में चेंजिंग, ये सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू केमिकल्स आर फॉर्मेड, जब भी रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा फॉर्मेट होते हुए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखिए बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप देखोगे बर्न हो रहा है तो एक फ्लेम रिलीज होगा और साथ में ना आपको कोई ना कोई गैस देखने को मिलेगा रिलीज होते हुए, है ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब आप देखोगे तो ग्रेप्स का जूस बनाता है, इसमें बहुत सारे चीज है ना। सॉइलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को ऑक्सीडेंट करते हैं ना। कर्ड फॉर मिल्क, दूध से दही बनने का प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने का प्रोसेस, है ना। फूड डाइजेशन, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। फूड कुकिंग, खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है इसमें भी हीट इन्वॉल्व होता है और हीट रिलीज भी होता है ना। रेस्पिरेशन हो गया, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेकन करते हैं, इसमें भी केमिकल होता है ना। ये सारे चीजें जो होता है वो क्या होता है बेटा, केमिकल चेंजिंग। अब फिजिकल चेंजिंग क्या होता है बेटा, कि नो केमिकल रिएक्शन हैपन, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके शेप साइज स्टेट में चेंज, उसके शेप साइज स्टेट में चेंजिंग हो सकता है। नो न्यू केमिकल्स इज फॉर्मेड, उसमें कोई भी नया केमिकल फॉर्मेट नहीं होगा। जैसे कि देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ऑफ द इवेपोरेटिंग ऑफ दिस, कि आप अगर पानी को हीट कर रहे हो तो वो इवेपोरेट होकर के वापस जा रहा है ना, तो ये जो होगा आपका फिजिकल चेंजिंग होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या होता है, पिघलने लगता है ना। ये क्रशिंग ऑफ पेपर कप, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे के सारे चेंजिंग जो है वो फिजिकल चेंज। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जो रह रहा है वो रह रहा है कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि सर आपने हमें बैलेंस करना नहीं सिखाया। उसके लिए मैं प्रॉपर 5 या 10 मिनट का एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरे तरीके से सारा मेथड, शॉर्ट ट्रिक से लेकर के पूरे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सिखाऊंगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।